राजस्थान में नशे के व्यापार पर करारा प्रहार हुआ है। जानकर आपको हैरानी होगी कि राजस्थान में अब तक लगभग 700 करोड़ का नशा पकड़ा गया है और ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा ये पूरी कार्रवाई हुई है। आईजी विकास कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 700 करोड़ का नशे का व्यापार, इस पर प्रहार आप लोगों ने किया है। किस तरीके से पकड़ा है? तो बहुत बड़ा नशे का व्यापार राजस्थान में फल फूल रहा था। यह बड़े गंभीर विषय यह माना जाएगा और ये बहुत ही अफसोस की भी बात है कि जिस तरीके से नशे का प्रकोप पूरे समाज में फैल रहा है और विशेषकर युवा वर्ग का पूरा भविष्य अंधकार के गर्त में विलीन होने की आशंका जताई जा रही है। जिस तेज़ी से नशे का प्रचलन बढ़ा है उस पर बहुत मजबूत कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए एनटीएफ का गठन किया। अक्टूबर 2025 से एनटीएफ ने विधिवत काम करना शुरू किया और पिछले 7 महीने की अवधि में करीब करीब 700 करोड़ रुपए का जहर, इसके खिलाफ कार्रवाई एनटीएफ कर चुकी है। जिला पुलिस भी कर रही है, हम लोग मिलकर भी कर रहे हैं, वह आंकड़ा अलग है। मैं जो 700 करोड़ बता रहा हूँ यह एनटीएफ की कार्रवाई है और आप यह समझ सकते हैं कि हमने हर चीज़ नहीं पकड़ ली है। जो हमने पकड़ा है यह मील का पत्थर हो सकता है, मंजिल नहीं है। तो किस बड़े पैमाने पर, कितनी गहराई तक यह नशा जड़ जमा चुका है हमारे समाज में, और यह एक पूरे समाज के, पूरे राज्य के, पूरी सभ्यता के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस नशे के खिलाफ हम सबको उठ खड़े होना है और हर व्यक्ति को आवाज़ उठानी है, सजग रहना है, सतर्क रहना है और मुंह खोलना है। नशे के खिलाफ आवाज़ उठानी है। यही प्रयास हम लोग बहुआयामी प्रयास कर रही है अभी एनटीएफ। न सिर्फ धरपकड़ बल्कि सूत्रधार जो हैं, बड़े स्वयंभू सरगना हैं, उनकी नकेल कसा जाना और पूरे समाज में चेतना, जागृति, जागरण फैलाना और लोगों को नशे के प्रकोप के खिलाफ खड़ा करना, यह उद्देश्य चल रहा है। ये नशा सर, एमडी ड्रग्स, ये कहाँ से, बाहर से आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है? और क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है इनकी? ये किस तरीके से ये नशा का व्यापार कर रहे हैं? आपने कैसे इन लोग को पकड़ा है? देखिए, पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो राजस्थान में अफीम बेस्ड नशा बड़े लंबे समय से रहा है। चूँकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर अफीम के लाइसेंस दिए जाते हैं, पट्टे दिए जाते हैं और अफीम की खेती होती है, तो उससे पिलफरेज, उससे निकाल कर तस्करी का धंधा लंबे समय तक चलता रहा है। पश्चिमी राजस्थान में मनुहार, रेयाण जैसी परंपराएं रही हैं जिसमें अफीम, डोडा चूरा इनका सेवन भी करने की परंपराएं रही हैं। तो नशा तो रहा है, पर अभी पिछले 4-5 सालों से सिंथेटिक ड्रग, परिष्कृत मादक पदार्थ, जिसमें एमडी आता है, एमडीएमए आता है और एटीएस आता है और बहुत सारा इस तरह के ड्रग्स हैं। राजस्थान विशेष रूप से एमडी से बड़ी बुरी तरह प्रभावित रहा है और न सिर्फ उसकी खपत बल्कि उत्पादन के एक मुख्य केंद्र के रूप में राजस्थान की कुख्याति पूरे राष्ट्रीय पटल पे आने लगी थी। तो एमडी की फैक्ट्रियां लग रही थीं, बड़े पैमाने पे एमडी उत्पादन हो रहा था और दूर दूर तक उसकी आपूर्ति हो रही थी और युवा वर्ग विशेष रूप से इन सिंथेटिक परिष्कृत मादक पदार्थों की चपेट में जा रहा था। तो एमडी की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, एमडी का जो ये चैनल था, जो पूरा नेटवर्क था, उसको ध्वस्त करना, नेस्तनाबूद करना एक बड़ी चुनौती रही है। बड़े सार्थक सकारात्मक प्रयास हुए हैं और अच्छी सफलताएं अर्जित की गई हैं। ये सर कहाँ सप्लाई होती हैं ज़्यादा? किस राज्यों में इनका नेटवर्क ज़्यादा फैला हुआ? देखिए, अभी एमडी चूँकि एक नया फिनोमेना है, नया विकास है। एमडी यानी मेफेड्रोन, 4 एमएमसी बोलते हैं इसको। यह कुछ वैसे उत्पादों से जो आम रासायनिक उद्योग में भी काम आते हैं, घरेलू कार्य में भी काम आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब है, कास्टिक सोडा है, एसीटोन है, एमएमए है, ये सारी चीज़ें, टॉलुइन है, ये सारी चीज़ें ओपन मार्केट में उपलब्ध हैं और इन चीज़ों से रासायनिक प्रक्रिया के बाद एमडी नाम का जहर बनाया जा रहा था। राजस्थान उसका मुख्य केंद्र बनता जा रहा था। विशेष रूप से 2 क्षेत्र मानेंगे, मारवाड़ का वह क्षेत्र, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, यह वाला क्षेत्र, और एक क्षेत्र जहाँ पे पारंपरिक रूप से अफीम का उत्पादन और हेरोइन बनाई जाती थी, जहाँ पे झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इस इलाके में बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियाँ लग रही थीं। इसका कच्चा माल बताया जाता था कि शुरू में तो महाराष्ट्र, गुजरात से आता था, वहीं से केमिस्ट आते थे और यहाँ बनाकर फिर वहाँ जाकर सप्लाई होता था। पर धीरे धीरे इसने जब अपनी पैठ जमाई तो स्थानीय स्तर पे बड़े तस्कर पैदा हुए, पूरे कॉरपोरेट अंदाज में इन्होंने एमडी बनाना शुरू किया
और यहीं का रॉ मटेरियल यहीं बनाया जाना और फिर यहीं के नेटवर्क से दूर दूर तक सप्लाई करना, यह काम चल रहा था। ये सर देखा है कि बाड़मेर और ये खासतौर पर जो सरहदी इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इस तरीके की फैक्ट्रीज बन रही हैं। अपने आप में बहुत चिंताजनक है कि भारत पाकिस्तान सरहद के पास इस तरीके का नशे का व्यापार फल फूल रहा था। देखिए, सीमा तो मैं कहूँगा जस्ट ये एक बाई चांस है कि वो इलाका ऐसा है जहाँ पर पारंपरिक रूप से नशे की खपत ज़्यादा होती रही है और एक ये स्थापित नेटवर्क था जो अफीम, डोडा चूरा की तस्करी, हेरोइन की तस्करी पूर्व में करता रहा था। पर यह जो एमडी ड्रग आया जिसको बनाना बड़ा आसान था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था और नेटवर्क इस्टेब्लिश था, मार्केट इस्टेब्लिश था, क्योंकि यूथ में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो युवा वर्ग में मांग को देखते हुए मुनाफा बहुत ज़्यादा होना, बनाना बहुत आसान, बहुत सुगम तरीके से बनना, तो वही पूरा नेटवर्क एमडी के नेटवर्क में तब्दील हो गया। तो एक स्थापित नेटवर्क पहला मिल गया और उसी को लेकर उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ प्रोडक्ट बदल दिया। तो प्रोडक्ट बदल कर इसलिए आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान में करीब पिछले 3 वर्षों में 20 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हमने पश्चिमी राजस्थान में ही पकड़ी हैं। पिछले 3 वर्षों में, 3 वर्षों भी नहीं, मैं 2 साल कहूँगा, जिसमें हमने 33 फैक्ट्रियाँ, पूरे राजस्थान पुलिस ने एनटीएफ को मिलाकर 33 फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया है। और पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो करीब 20 से 22 फैक्ट्रियाँ पिछले 6 महीने में ही पकड़ी गई हैं एनटीएफ के आने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कितनी दूर तक, कितनी गहराई तक इनकी जड़ें जमी थी। और यह पूरी खपत सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि सीमावर्ती जितने राज्य हैं उन सब में यह खपत जा रही थी, यह आपूर्ति हो रही थी। तो इसको नेस्तनाबूद करने में, एक बड़े हद तक इस पर नियंत्रण स्थापित करने में एनटीएफ को, राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलताएं मिली हैं। और अभी भी एमडी का प्रकोप समाज में है, आपूर्ति हो रही है, मांग है, गाहे बगाहे फैक्ट्रियों की सूचना आ रही है। हम लोग लगे हुए हैं कि इस पूरे धंधे को दूरदर्शित कर दिया। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं सर अभी तक? एमडी की करीब 33 फैक्ट्रियां हम लोगों ने जो पकड़ी हैं उसमें तो एक बड़ी संख्या पकड़ी गई है। पर सिर्फ अगर एनटीएफ की बात मैं करूं तो पिछले 7 महीने में करीब 550 तस्करों की गिरफ्तारी सिर्फ एनटीएफ के द्वारा की गई है। और उन 550 में करीब 60 वो तस्कर हैं जो इन पूरे धंधे के, नशे के पूरे धंधे के स्वयंभू सरगना थे, प्रमुख सूत्रधार थे, जिन पर 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा का इनाम घोषित था, जो 5 साल, 10 साल, 12 साल इस अवधि से फरार थे। उनको एनटीएफ ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर राज्य में जाकर, उनकी मांद में जाकर उनको दबोचा है और उनको उनकी मंजिल जेल की सलाखों तक पहुंचाया गया है। तो यह कवायद तो हमारी चल रही है, पर मैं फिर यही कहता हूं कि जो भी सफलताएं हैं यह संतोष का विषय है, बट खुशी का विषय नहीं है। संतोष यह है कि हम इस पे काबू करने में, नियंत्रण पाने में बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। पर खुशी इसलिए नहीं है कि समाज में इतना ज़्यादा नशा घर कर गया, इसको दूर करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल सर, हाल में देखा गया कि टैंकर आपने बड़े पकड़े थे, उसमें ले जाकर ये नशा का व्यापार कर रहे थे, और इसके साथ साथ ये कौन किन किन राज्यों में सप्लाई कर रहे थे और किस किस तरीके से ये नशा का व्यापार करते हैं छुपा के? आप जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन विश्ववाहिनी की, वो हैदराबाद से, चूँकि जब यहाँ पर नकेल कसी गई, सतर्कता बढ़ी, तो कच्चे माल की आपूर्ति जो थी एमडी बनाने के लिए राजस्थान से होनी थोड़ी कम हो गई। तो हैदराबाद की फैक्ट्रियों से कच्चा माल लेकर हैदराबाद से राजस्थान पहुंचाना, एक टैंकर में छुपा कर लाना, और एक बड़े पैमाने पर, जैसा पिछली बार मैंने बताया था कि यह करीब 60 किलो से ऊपर एमडी बनाई जा सकती थी जो कच्चा माल आया था। 1 केजी का आप 30 लाख मानते हैं, उससे आप देखो करीब 18 करोड़ की एमडी बन सकती थी। वह माल हैदराबाद से लाया जा रहा था। और इसके तार, उसमें एक आरोपी हमने पकड़ा जो गुजरात में था, और अब उसके तार 4 राज्यों तक जुड़ चुके हैं, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और राजस्थान। तो कितना बड़ा नेटवर्क है, स्थापित नेटवर्क है एमडी के कारोबार का, आप इससे बखूबी समझ सकते हैं। पर हमारी निगाहें हर चीज़ पर हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि हैदराबाद से पीछा करके हमने राजस्थान की सीमा में वो कच्चा माल पकड़ा, और इसके जो तार गुजरात में थे उसको तोड़ा, और अब गोवा पर हमारी नज़र है। तो यह तार तोड़ने की, इसकी कड़ी से कड़ी मिलाने की, ताना बाना विध्वंस करने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। पर मैं फिर यही कहता हूँ कि ज़रूरत यह है कि जनता जागृत हो, समाज में यह अवेयरनेस हो, यह जागृत हो, समाज चेतना जगे कि नशा कितना दुष्प्रभावी है या किस तरीके से हमारा नुकसान कर सकता है, और इस नशे के खिलाफ सबको उठ खड़े होने की ज़रूरत है।
तो अब गोवा जैसे शहर में भी एएनटीएफ लगातार निगरानी कर रहा है और कार्रवाई करने वाला है। बड़ी बात यह है कि बड़ी तादाद में ये एमडी ड्रग्स जो राजस्थान में घर कर गया था, उस पूरे मॉडस ऑपरेंडी को एएनटीएफ ने तोड़ा है और एक पूरी चेन है जो देश के तमाम राज्यों में फैली है, जिसको तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में ये लंबा चौड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक आपने टीवी में या नाट्य कहानियों में इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी कि बड़े ऑपरेशंस चलते हैं और उसको किस तरीके से पुलिस अंजाम देती है, लेकिन आप देखिए रियल में कि ये नशे पर जो प्रहार किया जा रहा है उसके लिए बड़े बड़े ऑपरेशंस तैयार किए जा रहे हैं और ऑपरेशंस का बाकायदा नाम होता है। ये तमाम इस तरीके से नाम है, डेल्टा, विक्टर, सैमसन, रुद्रा, आरएनडी, और ये जितने भी क्रॉस आप देख रहे हैं ये पूरे जो नशे के रोकने के लिए ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे वो पूरे हो चुके हैं। जहाँ पे नहीं है वो अभी भी किए जाने हैं। लेकिन ये पूरा ऑपरेशंस जो आईजी विकास कुमार जी किस तरीके से चलाते हैं और ये खास नाम क्यों रखा जाता है, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, इस तरीके की तो तस्वीरें हमने पिक्चरों में देखी हैं कि मान लीजिए कहीं ऑपरेशन चलना है तो वो उसका एक अलग कोड नेमिंग हो जाता था। तो ये डेल्टा, विक्टर, सैमसन, रुद्रा और ये विष्णु बाहू, जेंटल मेंटल, ये नाम किस आधार पर रखे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें तो बहुत गोपनीय हैं, बट चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, डेल्टा, विक्टर, सैमसन, रुद्रा, आरएनडी, एएनटीएफ एक ऑपरेशनल टीम है और यहाँ पे हमारी ऑपरेशनल शाखा इन पे काम करती है। तो ये 5-6 जो टीमें हैं, ये हमारी टीमें हैं जो अलग अलग टीमें अलग अलग मिशन पे काम करती हैं। उनको जो चीज़ें मिली हैं, जो मिशन मिला है, उन टीमों का ये नाम है। और ये जो आप देख रहे हैं, विषाणु बाहु, जेंटल मेंटल, मदमरुगन, समर शोध, ये सब लिखा हुआ जो देख रहे हैं, ये हर एक नेटवर्क, हर एक व्यक्ति विशेष या हर एक कार्रवाई विशेष के लिए हम लोग एक छद्मकूट नाम देते हैं। वो कूट नाम इसलिए होता है कि गोपनीयता बनी रहे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप सुने कि विषाणु बाहु को पकड़ना है तो आपके समझ में नहीं आया कि विषाणु बाहु कौन है, किस आदमी के लिए है। एक रमेश नाम का बड़ा तस्कर था 1 लाख रुपए का, उसके लिए ऑपरेशन विषाणु बाहु था। तो इस तरीके से ऑपरेशंस का नाम देने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो गोपनीयता बनी होती है, कंपाइलेशन हो जाता है, एक आदमी से संबंधित सूचना उस हेड में चली जाती है कि उस ऑपरेशन का है। और ये जो नाम दिए जाते हैं रोचक भी होते हैं, तो रोचकता बना कर रखते हैं और वह उस व्यक्ति के कार्य करने के तरीके, उसके जीवन शैली या उसके जीवन परिचय से संबंधित वो नाम होते हैं। जैसे सर ये सेवेंथ हेवन है, ये सेवेंथ हेवन नाम आपने क्यों रखा है इस ऑपरेशन का? सेवेंथ हेवन नाम इसलिए रखा गया था कि उस आदमी का नाम, वह 7वां क्राइम कर रहा था, 7 क्राइम उसके खिलाफ थे और वो उस आदमी का नाम स्वर्ग से जुड़ा हुआ कुछ था, तो इसलिए सेवेंथ हेवन रखा गया। जैसे मैं जेंटल मेंटल बताऊंगा आपको। जेंटल मेंटल एक मूवी देखी होगी आपने, राजू बन गया जेंटलमैन। तो यह एक क्रिमिनल था जिसका नाम राजू था और वो समाज में बड़ा जेंटलमैन बना हुआ था। और जब वो अपराध करता था तो एक बिल्कुल मेंटल समस्या के साथ, जिसकी मेंटल प्रॉब्लम थी और मानसिक रोगी की तरह काम करता था वो, पर समाज में उसने छवि बड़ी जेंटल बना रखी थी। नाम उसका राजू था, तो राजू बन गया जेंटलमैन से हमने जेंटल मेंटल निकाला और जेंटल मेंटल अभियान का नाम रख दिया। तो सारे जो भी आप अभियान देख रहे हैं, जैसे अभी विश्व वाहिनी आपने देखा, जो हैदराबाद वाली कार्रवाई थी, उसका नाम विश्व वाहिनी रखा गया था। उसका नाम विश्व वाहिनी इसलिए रखा गया कि वो जहर टैंकर में भर के हैदराबाद से राजस्थान तक आ रहा था, तो वहन किया जाता, ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था और हमारी नज़र उस टैंकर पे थी। उस टैंकर का हमने 3 दिन तक पीछा किया, तो उस ऑपरेशन का नाम विश्व वाहिनी रखा गया। उसी तरीके से आप देखेंगे ये ऑपरेशन आपको दिखेगा सस्य विषम, यानी कि जहाँ जहर की खेती हो रही थी, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पर बड़े पैमाने पे अफीम का उत्पादन हो रहा था, फसल उगाई जा रही थी, तो उसका नाम हमने सस्य विषम रखा। इसमें सर किस तरीके से आपने अपनी टीम भेजी? अब उसके लिए तो पहले टेक्निकली डेवलप करना पड़ा कि कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह का कारोबार हो रहा। अब इसमें हुआ ये था कि हम लोगों ने ये देखा कि जो तस्कर मारवाड़ के या बीकानेर क्षेत्र के पहले चित्तौड़गढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे जाते थे, उनकी आमद रफ्त हमको वहाँ की बजाय अब उदयपुर के एक पर्टिकुलर जगह पे मिलनी शुरू हुई। तो हमारे कान खड़के कि क्या कारण है कि वो उदयपुर की तरफ जा रहे हैं, और वो उस समय में जब सप्लाई का समय है। फिर हमने उसका टेक्निकली और मानवीय रूप से आसूचना संकलन किया, तो पता चला कि जंगल में दुर्गम पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। फिर हमने यहाँ से एक बारात के शेप में टीमें बनाई, वो गई रास्ते तक और वहाँ जाकर अचानक धावा बोला, तो बड़े पैमाने पर यह चीज़ पकड़ी गई। तो इस तरीके से सारी हैं जो हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कार्रवाई करके। इसमें सर एक नाम है जो अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि ये गंगा जल, ये क्या? जंगा जल है। ये जंगा जल है। जंगा जल है।
गंगा जल के आधार पे जंगा जल एक अभियान का नाम बनाया गया है। तो अब जल, जंग, इन चीज़ों को मिलाकर उस व्यक्ति का नाम इसमें कहीं ना कहीं समाहित है, जो आप आम तरीके से नहीं खोज पाएंगे। पर हमारी टीमें जंगा जल आते ही समझ जाती हैं कि किसके टिपिकल नेम है सर, जैसे गंगा जल, गजने, विष्णुपुरम, गजार्जन, कौमुदी, हानिवर्धन, तंतिपाल, गुरुग्राम, खंगार, रड़कर, ये सब नाम आप कहाँ से ढूंढते हैं? यह नाम, उनके जीवन वृत्त, उनकी कार्यशैली, उनकी जगह, इन सब को मिलाकर एक रोचक नाम खोजा जाता है, जो आपके लिए रुचिकर हो, रोचक हो। हमारी टीम के लिए यह पहचान दे कि किसके लिए कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, और गोपनीयता बनाए रखें। 100 से ज़्यादा ऑपरेशंस मुझे लग रहे हैं। हाँ, करीब अभी तक हम लोग 58 जो बड़े क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं, जो 25,000 से ज़्यादा की नामी है, उन सबका नाम इसमें आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बड़े जो हमने अवैध खेती होते अफीम या गांजा इनकी पकड़ी है, या जो फैक्ट्रियों का उद्भेदन किया है, वो सारे नाम इसको आपको कहीं ना कहीं इसमें छिपे आपको मिल जाएंगे। इस नाम के बाद सर एक पूरी आप मॉडस ऑपरेंडी को स्टडी करते हैं, उसके बाद अपनी टीम उस हिसाब से ही वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। जैसे होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में सूचना आती है, किसी स्थल के बारे में सूचना आती है, किसी नेटवर्क के बारे में सूचना आती है, तो हमारी टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की टीमें पहले उस पर शोध करती हैं। जब लगता है कि यह सूचना थोड़ी खरी है, तो उसका नामकरण करते हैं और उसके लिए टीम निर्धारित हो जाती है कौन सी वाली टीम काम करेगी। फिर वह टीम, टेक्निकल और ह्यूमन टीमें दोनों मिलकर काम करती हैं, और जब वो पक जाता है फिर हम लोग उस पर ऑपरेशन करते हैं। जैसे आप ये ऑपरेशन का नाम देख रहे हो, अंतः स्फोट। यह अंतः स्फोट का मतलब हुआ कि इतनी सफाई के साथ यहाँ पर एमडी बनाई जा रही थी कि बाहर से पता ही नहीं चलना था। घर का भेदी लंका ढाए, वहीं पर कुछ ऐसा कारनामा हुआ कि भेद उजागर हो गया कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। तो इम्प्लोजन, अंतः स्फोट नाम दिया गया कि वो अंदर से कहानी खुल के आई। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशंस के नाम की एक कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसके आधार पर बनाया जाता है, रोचक रखा जाता है, गोपनीयता बनाई जाती है और ऑपरेशनल मोड में दिया जाता है। इस तरीके से इस पर हम लोग काम करते हैं। यह थोड़ा अभिनव जरूर है और बहुत सफल है और बहुत सार्थक है। ये एएनटीएफ का काम करने का तरीका है, ऑपरेशन का एक नाम होता है और बाकायदा उसका एक रिसर्च करने के बाद उस पर उसकी अपराध कुंडली को खंगाल के अंदर तक के प्रहार होता है। और यही वजह है कि 700 करोड़ से ज़्यादा का नशे का व्यापार जो है यहाँ पर जो फल फूल रहा था, उसको सिर्फ एएनटीएफ ने रोका है। और ऐसे कई ऑपरेशन अभी आपको दिख रहे हैं जिस पर टिक नहीं लगा हुआ है, वो पेंडिंग में है, जो माना जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और एक कोई बहुत बड़ी सफलता एएनटीएफ को मिल सकती है। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।